अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, MFA कैप 6 पे हमारी डिस्कशन कल स्टार्ट हुई थी। कल हमने इसका पेपर स्ट्रक्चर देखा था, नेचर, किस नेचर के सब्जेक्ट या टॉपिक्स हमने इसमें पढ़ने हैं। तो प्राइमरली जैसे हमारी जो डिस्कशन हुई थी कि भाई इसमें कुछ मैनेजेरियल एनालिसिस थ्योरी के पार्ट हैं, फाइनेंशियल एनालिसिस, कुछ न्यूमेरिकल रिलेटेड डिस्कशन यहाँ पे होगी और तकरीबन 35% के करीब वेट थ्योरी से हमें आना है और 65% के करीब वेट हमें न्यूमेरिकल से आना है। ये पास्ट एवरेज की बेस पे हम कह रहे हैं। और हमने कल थोड़ी सी डिस्कशन जो की थी डूज़ एंड डोंट्स ऑफ थ्योरी के लिहाज से कि थ्योरी को पढ़ने में पेपर में पास करने में क्या चैलेंजेस रहते हैं। दो मेजर चैलेंजेस का मैंने जिक्र किया था। एक, एक्शन वर्ब की अंडरस्टैंडिंग ना लेना और दूसरी इनएबिलिटी टू राइट, जिसको हम कहते हैं कि अप्लाइड राइटिंग, सोच के चीज़ों को, नॉलेज जो किताब से पढ़ा उसको किसी टॉपिक पे अप्लाई करने के लिए जो काम है वो देखना लिखना, उसमें थोड़े से चैलेंज बच्चों को रहते हैं। तो उस पर हम रेगुलरली जब हम थ्योरी के पार्ट पे आएंगे रेगुलरली काम करेंगे। लेकिन उससे पहले मैंने एक जनरल आप लोगों को हैबिट बताई कि राइटिंग स्किल सिर्फ MFA में नहीं, हर थ्योरी के पेपर में आपके काम में आने वाली है। तो अगर आप बच्चा अगर इसको इम्प्रूव करना चाहता है, और मुझे लगता है सबको करना चाहिए, दिन का सिर्फ कोई एक पेज किसी एक टॉपिक पे सोच के लिखने की आदत डाली है। अच्छा, हमने उसके बाद बात शुरू की थी कि हम पहले फाइनेंस के एरिया पे काम करेंगे और उसके बाद हम मैनेजरियल को डिस्कस करेंगे। तो फाइनेंस के एरिया पे हमारे पास जनाब 6 टॉपिक्स हैं और हमने पहले बात करनी है कि इनको पढ़ने का मटेरियल हमने डिस्कस कर लिया था क्या होगा। इसके नोट्स इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीक में आपको मिल जाएंगे प्रिंटेड शेप में, बुक शेप में। और आज हम थोड़ी सी बात करेंगे फाइनेंस के एरिया जो मेनली न्यूमेरिकल पोर्शन होता है उसको पढ़ने का अंदाज़। बल्कि उससे पहले मुझे ख्याल नहीं रहा कि आप लोगों से पूछता कि अभी आप लोग सारे कैप 3 का पेपर दे के आए हैं, तो कैप 3 का पेपर का एक्सपीरियंस कैसा रहा। क्योंकि इसमें भी काफ़ी चीज़ें जो पढ़ने की और पेपर अटैम्प्ट करने की बातें हैं तकरीबन वही हैं, क्योंकि ये भी लॉजिकल नंबर्स होते हैं, कोई रटा बेस्ड मॉडल नहीं है जिनको हमने अप्लाई करना है। कॉन्सेप्चुअल चीज़ों को सीखना है और फिर लॉजिकल वे में हमने उन कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है। तो कैसा रहा जहाँ आप कैप 3 का पेपर, क्या आउटकम रही आपकी वहाँ से लर्निंग की और क्या एक्सपीरियंस रहा, कौन बताएगा। तो एक वॉलंटियर 2-3 चाहिए जो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सके कैप 3 में। अगर कोई चैलेंज आया तो क्या था, अगर कोई आसानी रही तो क्यों रही आसानी। हाँ जी, कौन है वॉलंटियर। कैप 3 तो सारे दे के आए हो ना यहाँ पे भी। मेरे ख्याल में सब बच्चों ने इस बार कैप 3 दिया होगा, ज़्यादातर ने कम से कम ज़रूर इस बार कैप 3 दिया होगा। तो बोलो भाई, कौन बोलेगा। जी बेटा, पेपर आसान लगा आपको। 4 पेजेस पे हमारे सारे क्वेश्चन पूरे हो गए थे। बिल्कुल ठीक है, 5-6 पेजेस पे जाना शुरू हो गया था, ठीक हो गया। तो पेपर की लेंथ, एक हमने कहा क्वेश्चन में जो क्वेश्चंस की लेंथ थी वो थोड़ी शॉर्ट हुई। और अटेम्प्ट करने में आपको कैसा रहा और आपको क्या लगता है कि किस आपकी आदत ने या किस आपकी स्किल ने आपको पेपर अटेम्प्ट करने में मदद की। जी बेटा, किस किस्म की स्पेसिफिक, अगर मैं गाइडेंस की बात करूं, कौन सी गाइडेंस है जिसने आपको ज्यादा हेल्प किया क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में। अगर आप फंस रहे हो तो assumption क्वेश्चन कंप्लीट करना, बिल्कुल ठीक है। तो मैं अगर बात करूं ये टेक्निक, कितने बच्चे इस टेक्निक से यूज टू थे कैप 3 में कि जहां फंसो assumption लो, आगे चलो, हाथ खड़ा करके बताएं ज़रा। माशाल्लाह मेजॉरिटी हमारी इससे फेमिलियर थी और मेरे ख्याल में 100% यहाँ पे रिस्पॉन्स होना चाहिए था किसी भी न्यूमेरिकल पेपर में सक्सेस के लिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको स्किल पे कमांड हो कि परफेक्ट सोल्यूशन के पीछे नहीं जाते, क्योंकि एक परफेक्ट सोल्यूशन ही आपको स्कोर नहीं देता। इनफैक्ट आपको हर सवाल में स्टेप्स हैं, उनमें से जितने स्टेप्स आप ठीक करोगे उनके स्कोर आपको मिलेंगे। और अगर एक स्टेप गलत हो जाए शुरू में, उसके बाद अगले स्टेप कॉन्सेप्चुअली ठीक है, यू विल गेट द मार्क फॉर द रिमेनिंग स्टेप्स। वैल्यू के नंबर नहीं होते, कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन के नंबर होते हैं। यही बात मैं आपको कैप 3 में सिखाता रहा हूँ और यहाँ पे भी कैप 6 में भी न्यूमेरिकल पोर्शन के अब जाएंगे तो सेम वही स्टोरी रिपीट होने वाली है। वही अप्रोच है पढ़ने की कि कॉन्सेप्ट बेस्ड स्टडी करनी है, बार बार रिवीजन करनी है, देन इलस्ट्रेशन से बेसिक कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रेंथन करना है, देन हम पास पेपर क्वेश्चंस करेंगे और उसमें वही स्टेप वाइज मार्किंग वाली अप्रोच है। भाई स्टेप वाइज सवाल होंगे, हर सवाल के हमारे 3 4 5 हिस्से बन जाते हैं
और फिर हमने उन हिस्सों पे फोकस करना है मार्किंग स्कीम के लिहाज से। क्विकली वॉक थ्रू करते हुए कैप 3 में चूंकि अभी चीज़ें सारी आपसे शेयर हुई हुई हैं तो इसलिए मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा। तमाम टॉपिक्स को हमने नोट्स से, किताबों से, बेसिक इलस्ट्रेशन से सीखना है। रेगुलरली क्लास में और होमवर्क में हमने रहना है और जो गाइडलाइन जैसे आपको दी जाए कैप 3 में आपने फॉलो किया, आपको फ़ायदा हुआ, इंशाअल्लाह कैप 6 में भी आप चलेंगे इसी तरह तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। रिवीजन आपको बार बार करनी है और आपको बताया गया है कि अगर आप रेगुलरली वीकली टेस्ट दे रहे हैं, असेसमेंट दे रहे हैं, मिड टर्म देंगे, सेकंड असेसमेंट, मॉक, तो 5 दफ़ा रिवीजन तो क्लासेस के साथ साथ ही हो जाएगी। आपको सिर्फ एक इंश्योर करना है कि भाई आई हैव टू स्टे रेगुलर। मेहनत में कमी है, थोड़ी ज्यादती है, लेकिन अगर रेगुलर रहोगे ना तो कंपनसेट हो जाएगा। लेकिन अगर आपने कभी पीछा छोड़ दिया सब्जेक्ट का, भाई मैं पीछे रह गया हूं, चलो बाद में देखेंगे, तो सीए की स्टडी में बाद आता नहीं है, क्योंकि पढ़ते पढ़ते एकदम ही सिलेबस खत्म होता है और साथ ही एग्जाम सर पे आ जाते हैं। 3 पेपर होते हैं, एग्जाम सर पे हैं, तो बाद नहीं मिलता आपको। जैसे आपको कभी मैट्रिक इंटर में मिल जाता था, 3-4 महीने की छुट्टियां आ जाती थी, आप उसमें तैयारी कर लेते, मेकअप कर लेते थे। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे क्लासेस खत्म होंगी और 4 हफ्ते बाद, 3 हफ्ते बाद एग्जाम दो रहे होते हैं अक्सर। तो इसलिए आपको साथ साथ लेकर चलना है। टूटी फूटी जैसी कोशिश कर सकते हो करते रहो, कोई कमी बेशी रहेगी मसरूफियत की वजह से, फैमिली कमिटमेंट की वजह से, कोई तैयारी में कमी बेशी रहेगी, कोई बात नहीं, लेकिन एक इरादा रखो मैंने हर टेस्ट में, हर असेसमेंट में बैठना है। इसके साथ चलते रहोगे तो रिवीजन ऑटोमेटिकली होती रहेगी। मैंने कैप 3 में भी आपको एम्फेसिस किया था, मार्किंग की और एग्जामिनर कमेंट्स देखने हैं। अनसीन क्वेश्चन को पढ़ने का तरीका, उसको अटेम्प्ट करने का तरीका मैंने आपको हाईलाइट किया हुआ है। इसको क्विकली मैं फिर वॉक थ्रू कर देता हूं। यहां से क्वेश्चन जब भी हम पास पेपर करेंगे, हमने कभी सोल्यूशन देख के नहीं करना। ये बेटा हमने थ्योरी में भी, मैं बार बार थ्योरी को साथ साथ टच करता रहूंगा क्योंकि उसके भी आपने पेपर देने हैं। थ्योरी में भी आपने, जब हमने एप्लीकेशन उसकी पास पेपर प्रैक्टिस पे जाना है तो हमने सवाल के बाद जवाब नहीं पढ़ना, हमने मॉडल पढ़ना है एक किताब से, फिर उस मॉडल का एक सवाल हमने पकड़ना है और उस सवाल का जवाब हमने एप्लीकेशन से खुद लिखना है। जितनी ज्यादा हम लिखने की प्रैक्टिस करेंगे बेटा, उतनी बेहतर कमांड हमारी सब्जेक्ट पे, थ्योरी पे आएगी। कम सवाल कर लेना, जो मैं यहां पे भी कहता था, क्वांटिटी मैटर नहीं करती लेकिन तरीका मैटर करेगा। तरीके से सवाल करने हैं। थ्योरी में भी आपको हेल्प क्या करेगी कि मॉडल पढ़ो, जिस मॉडल का, जैसे कल मैंने आपको एक सैंपल दिया था, एमबीओ पे एक सवाल था एप्लीकेशन का, तो आपने एमबीओ की थ्योरी किताब में 1-1.5 सफ़े पे, 2 सफ़े पे वो पढ़नी है पहले किताब से। उसके बाद वो एमबीओ का इतना सा सवाल है उसको पढ़ेंगे और इस नॉलेज की बेस पे इसका जवाब बनाने की कोशिश करेंगे। जवाब बना लिया, लिख लिया, अब सोल्यूशन से कंपेयर करें भी कहाँ ठीक, मैं कहाँ गलत, मुझे और क्या पॉइंट लिखने चाहिए थे, क्या पॉइंट मैंने एक्स्ट्रा लिख दिए। इस तरह चलोगे तो सीखोगे थ्योरी में भी, ठीक है। और यहाँ पे भी ऐसा ही है कि सवाल को हम बार बार पढ़ेंगे और हर सवाल में जो स्टेप्स, जो कैलकुलेशन हमें आती हैं हम परफॉर्म करेंगे, जो नहीं आती वो वैल्यू अज्यूम करके सवाल कंप्लीट किया करेंगे। उसके बाद हम आंसर से कंपेयर करके अपनी गलतियों को दुरुस्त करना सीखेंगे। सामने मार्किंग स्कीम का आइडिया, काफ़ी बच्चे जो कैप 3 मुझसे पढ़ के हैं वो तो इससे फेमिलियर है, लेकिन स्टिल मैं आपको रिमाइंड करवा दूं, अब इसमें स्टेप्स ज़्यादा हो गए हैं। एमएफए में अक्सर सवालों में स्टेप्स कैप 3 के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। जैसे अब ये एक 15 नंबर का सवाल है, अब इसमें देखें 15 नंबर के कितने हिस्से कर दिए, 1 2 3 4 13 हिस्से हैं, मतलब 13 स्टेप्स हैं जिनमें ये 15 मार्क्स बटे हुए हैं। और आपका कोई एक स्टेप अगर यहाँ पे गलत हो गया, यहाँ पे गलत हो गया, तो सिर्फ उसी स्टेप के नंबर कटने हैं। इस स्टेप की वजह से आगे जवाब गलत आ रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं कैप 3 में बता चुका हूं, मैं दोबारा बता रहा हूं आपको, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपका काम यह है कि भाई मुझे पता होना चाहिए मैंने यहां तक पहुंचना है, मैंने ये डिसीजन देना है। अच्छा, रिक्वायरमेंट मजे की देखो क्या है, उसने कहा जी इस टूल की मदद से बताओ, रिकमेंड, क्या हमें ये सेटअप लगाने चाहिए, मतलब यस या नो होगा। उसने पूछा यस या नो, लेकिन यस या नो के नंबर कितने हैं, इधर लिखा हुआ यस या नो 15 नंबर, लेकिन एंड पे जाओ मार्किंग स्कीम को पढ़ो तो पता लगता है यस या नो पे सिर्फ 0.5 है। यस या नो तक पहुंचने के लिए जो स्टेप्स हैं बाकी सारे नंबर उसमें बटे में हैं। और यहां पे मैं फिर तो दिला दूं, सही डिसीजन यस था, लेकिन आपकी कैलकुलेशन के हिसाब से नो बन गया, तो आपकी कैलकुलेशन के हिसाब से नो है तो आपको 0.5 नंबर मिलेंगे। यहां पे यस लिखने के 0.5 नंबर नहीं है, यहां पे है आपकी कैलकुलेशन के हिसाब से जो फैसला बनता है वो लिखो। तो अगर आपने कैलकुलेशन के हिसाब से नो लिख दिया, वो ठीक लिखा, तो नो के नंबर मिल जाएंगे आपको 0.5।
किसी की कैलकुलेशन के हिसाब से यस डिसीजन बना, उसने यस लिख दिया, उसको उसके नंबर मिलेंगे। गलती पीछे कहीं हुई, जहां हुई उसके नंबर कटे होते हैं। तो मार्किंग स्कीम आपने देखनी है। एग्जामिनर कमेंट्स आपने रेगुलरली पढ़ते रहने हैं। क्लास में मैं कुछ ना कुछ डिस्कस करता रहूंगा। एग्जामिनर कमेंट्स हमारे लिए बड़े यूजफुल होते हैं। एग्जामिनर ने हमें हर अटेम्प्ट में ओवरऑल अटेम्प्ट का पास रेट और हर क्वेश्चन की परफॉर्मेंस बताई होती है। इससे हम बड़ा फेयरली आइडिया ले सकते हैं कि जनरली स्पीकिंग किन एरियाज में स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है। नॉर्मली 7, 8, 9, 10 ये फाइनेंस का पोर्शन है और यहां पे ये एमसीक्यू हो गया 1, 2, 3, 4, 5 ये आपका मैनेजरियल पोर्शन है। तो हम देख सकते हैं कि ऑन एवरेज मैनेजरियल पोर्शन में 1, 2, 3 सवालों में परफॉर्मेंस पुअर है, 2 में अच्छी है, लेकिन फाइनेंशियल पोर्शन में ये भी अब एवरेज के ऊपर है और ये तो एक्सेलेंट है। तो इसमें परफॉर्मेंस इन जनरल एक्सेलेंट रहती है और इसकी वजह 2 रीजन है हमारी। मैं परफॉर्मेंस की रीजन इन जनरल हम देख सकते हैं, इधर भी फाइनेंस ज़्यादा है तो हम कह सकते हैं ये भी अच्छा रिजल्ट फाइनेंस की वजह से है। ये प्योर फाइनेंस है, इधर भी अच्छा रिजल्ट है। ऑन एवरेज हम यहाँ देख सकते हैं तकरीबन कोई 50 के आसपास पास रेट यहाँ पे एवरेज बन रहा होगा। 45 के ऊपर ही है, 45 से 50 के बीच है। और यहाँ पे एवरेज पास रेट जो बन रहा होगा मुझे लगता है कि ये कोई 30 के अराउंड बन रहा होगा। एवरेज अगर आप निकालेंगे 1, 2, 3, 4, 5 30 के अराउंड बन रहा होगा। सो फाइनेंस की एवरेज अराउंड 50, मैनेजरियल की एवरेज अराउंड 30। 2 रीजन हैं इस परफॉर्मेंस में डिफरेंस की। एक हमारी रेस की जनरल टेंडेंसी है, हम जो येलो रेस के लोग हैं ना, हमारी टेंडेंसी है न्यूमेरिकल्स की तरफ। हम न्यूमेरिकल में कंफर्टेबल, नंबर्स में कंफर्टेबल फील करते हैं। जब भी ऐसा पेपर आएगा जिसमें न्यूमेरिकल भी होंगे, थ्योरी भी होगी, स्टूडेंट ज़्यादा टाइम, एक तो है सिलेबस का पोर्शन ही ज़्यादा है ना, 65% न्यूमेरिकल है सिलेबस हमारा, 35% थ्योरी है बाय मार्क्स। तो 65, 35 तो बाय बुक हमें तकसीम करना है टाइम को। लेकिन स्टूडेंट्स क्या कर देते हैं, 80 और 20 कर देते हैं, थ्योरी का टाइम रिड्यूस कर देते हैं क्योंकि न्यूमेरिकल में इंटरेस्ट होता है तो न्यूमेरिकल की तरफ टाइम ज़्यादा चला जाता है। थ्योरी बोरिंग लगती है तो थ्योरी को टाइम कम दिया जाता है। दिस इज़ वन रीज़न। रीज़न नंबर 2 जो मैंने कल 2 रीज़न मैंने आपको कल बता दी। टाइम कम दिया नॉलेज को ग्रैस्प करने में, टाइम कम दिया टेक्निक्स को ग्रैस्प करने में। जैसे अब सब थ्योरी के पेपर दे के आए थे ना, लॉ तो सब नहीं दिया होगा, कोई था लॉ के बगैर। अब आप में से कितने बच्चे हैं जिन्होंने एक्शन वर्ब्स को, जो कल मैंने आइडेंटिफाई किया था, फोकस करके तैयारी की थी लॉ की? आप खड़ा करें। 20% हार्डली। मतलब थ्योरी का पेपर आप दे आए हो, लेकिन आपने थ्योरी के पेपर का जो सबसे अहम एक पेपर की टेक्निक होती है कि आपको एक्शन वर्ब पिक करने आए और उनके मुताबिक आप जवाब लिखो। आपको पता हो कि एक्सप्लेन एग्जामिनर ने करने को कहा है तो जवाब कैसे बनाना है, डिस्कस करने को कहा है तो जवाब कैसे बनाना है, डिफाइन करने को कहा है तो कितना लिखना है। अगर आपको इनका फर्क नहीं पता तो आप थ्योरी के पेपर में अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते। और मेजॉरिटी आप लोग ने एडमिट किया, मेरे ख्याल में 70% के करीब बच्चों ने एडमिट किया कि उन्होंने इस एरिया पे फोकस नहीं किया। और यही प्रॉब्लम यहाँ पे लेके चलते जाते हैं बच्चे। कैफ 6 में भी ऐसा रह जाता है। कैफ 6 में इसकी सिग्निफिकेंस बढ़ जाती है क्योंकि कैफ 6 में हमें डिफाइन, ये मैंने जो कल आपसे जो टर्म डिस्कस की थी ना, ये सारी पास पेपर एक अटेम्प्ट से मैंने उठाई हुई है। ये मैंने एक अटेम्प्ट का पेपर पकड़ा था और उसकी रिक्वायरमेंट में मैंने पहला वर्ड पिक किया था। ये सारी एक अटेम्प्ट में यूज हुई है टर्म, ठीक है। ये 2-3 अटेम्प्ट नहीं है, ये 2 अटेम्प्ट डालूंगा तो इसमें 2-3 आइटम और ऐड हो जाएंगी शायद। ये सिर्फ मैंने सैंपल के तौर पर उठाई कि एक ही अटेम्प्ट में क्वेश्चन पार्ट ए, पार्ट बी में कहीं लिस्ट है, कहीं डिफाइन है, एक्सप्लेन है, डिस्कस है, एनालाइज है, एडवाइज है, सारा कुछ एक ही पेपर में हमें ये यूज हुआ है। लेकिन अगर हम इनको नहीं समझते तो हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते। तो रीजन नंबर, पहली रीजन टाइम कम दिया, थ्योरी पे ग्रिप कम ली, थ्योरी में पुअर परफॉर्मेंस की। दूसरी रीजन एक्शन वर्ब पे फोकस नहीं था तो एग्जाम के लिहाज से परफॉर्मेंस के लिए प्रिपेयर्ड नहीं थे। और तीसरी रीजन जो मैं आपको कल भी बताई, अभी आते बताई, फिर लिखना नहीं आता। नॉलेज ले भी लिया, एक्शन वर्ब पे भी कोई तवज्जो टूटी फूटी कर ली, बट लिखने की प्रैक्टिस नहीं की। रट्टे मारते रहे, सवाल पढ़ा जवाब पढ़ा, सवाल पढ़ा जवाब पढ़ा, एग्जाम में चले गए। जब तक आप अनसीन क्वेश्चन पढ़ के उसको खुद अप्लाई करके अपने नॉलेज को लिखने की आदत नहीं बनाओगे, आपकी राइटिंग स्किल इंप्रूव नहीं होगी। और ये चीज़ हम क्लास में इंशाल्लाह करेंगे। आई ट्राई टू प्रूव इट टू यू कि आई टेस्ट यू, आई डोंट वांट टू से प्रूव इट टू यू, आई टेस्ट यू कि आप लोग कहाँ खड़े हो। देन विल शेयर अपने एक्सपीरियंसेस कि हमारे क्या हैं। और मार्किंग स्कीम के रेफरेंस से मैं आपको बता रहा था कि एग्जामिनर कमेंट के रेफरेंस से हम बात कर रहे थे।
कि हमें पास सेट होते हैं, यहाँ से हमें पता लग गया था भाई किन किन एरियाज में स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस पुअर है, वहाँ से हमें पता लग जाएगा कि भाई इन एरियाज को मैं खास तवज्जो देनी है। इसी तरह यहाँ पे भी कोई टॉपिक हो सकता है जिस पे स्टूडेंट की परफॉर्मेंस पूरा आ रही हो, हमें पता लग जाएगा इन पे हमें फोकस करना है। और फिर जिनमें परफॉर्मेंस पुअर है उनमें गलतियाँ क्या होती हैं जनरली, वो भी यहाँ पे लिखी होती हैं एग्जामिनर ने। ओवरऑल जनरल कमेंट्स किए हैं पेपर के बारे में, और यहाँ पे स्पेसिफिक कमेंट किए हैं। इन क्वेश्चन 2 वाज पुअरली परफॉर्म, क्वेश्चन 2 के कमेंट्स में जाएंगे तो वहाँ पे स्पेसिफिकली उसके कमेंट्स भी लिखे होंगे क्या क्या मसले आए। तो वहाँ से इनको हम जब पढ़ेंगे रेगुलरली तो डेफिनेटली वी विल लर्न समथिंग, हम सीखेंगे और इनको सीख के हम खुद गलतियों से बच सकते हैं। अच्छा जी, हम डिस्कस कर रहे थे हमारी पढ़ने की रूटीन में जिन चीज़ों का हमें ख्याल रखना है। अच्छा, इसमें एग्ज़ाम स्ट्रेटजी भी बहुत अहम होती है। एग्ज़ाम स्ट्रेटजी में बहुत ज़्यादा भी बात नहीं करता, इंशाअल्लाह कैप्सी में कुछ बातें हमने की थी, इस पे हम बात करेंगे जब हम थोड़ा सा आगे चलेंगे, साथ साथ देखते रहेंगे। लेकिन एक ब्रीफली इस पर मैं अगर वॉक थ्रू आपको दे दूं तो 65% के करीब हमारा न्यूमेरिकल है, लॉजिकल मैथ है, यू नीड फ्रेश माइंड। ये कहाँ से बात निकली हुई, इसी कमरे से आइए, बात के बाहर से आइए, बाहर से। अच्छा जी, हमें फ्रेश माइंड चाहिए, सो के जाना है, छोटी छोटी चीज़ें मैटर करती हैं। और वी हैव सीन अपने, मेरा तकरीबन मेरा टीचिंग कैरियर कोई प्रोफेशनल लेवल पे कोई 21-22 साल का हो चुका है, तो उसमें आई हैव सीन मैनी स्टूडेंट जो फेल होते हैं रात को अच्छी तरह सो के ना जाने की वजह से इस तरह के सब्जेक्ट में। क्योंकि फाइनेंस का जो पोर्शन है ना, दिस इज़ एरिया जो मैंने अपने टीचिंग कैरियर में सबसे ज़्यादा पढ़ाया है। मैंने 2002 में गालिबन जब कॉलेज लेवल पे टीचिंग शुरू की थी तो फाइनेंस के ही एरिया से ACCA के स्टूडेंट्स को एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट के सब्जेक्ट से पढ़ाना शुरू किया था। और सिंस देन मुझे ये नहीं लगता कि शायद ही कोई ऐसा साल गुजरा हो जब मैंने फाइनेंस ना पढ़ाया हो। आल्दो बीच में कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के सब्जेक्ट भी ऐड हो गए थे, लेकिन सबसे पहले मैंने आप पर कॉलेज लेवल पे सब्जेक्ट जो पढ़ाया वो यही है। और इसमें मैंने बेतहाशा हज़ारों बच्चों से इंटरेक्शन में, पाकिस्तान से बाहर जो अक्सर बच्चों की फेलियर के रीज़न रात को सो के ना जाना रहा है। तो वी नीड टू बी केयरफुल कि हमें इस सब्जेक्ट में नींद का पूरा ख्याल रखना है। और बल्कि मैं तो इसको समझता हूँ कि सिर्फ एग्ज़ाम में नहीं, जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई करने से पहले नींद का पूरा होना बड़ा ज़रूरी है। हमारे बच्चे अक्सर क्या करते हैं कि जी पढ़ाई कर रहे हैं, बड़ा प्रेशर है, सोते नहीं हैं और पढ़ते हैं। तो भाई अगर आप सोए नहीं हो तो पढ़ने बैठे हुए हो तो शायद किताब तो खोली हुई आपने, पढ़ तो में भी आप रहे होगे, लेकिन दैट स्टडी विल नॉट बी इफेक्टिव। आपका जहन मशीन की तरह काम करता है, उसको जब तक रेस्ट नहीं मिलेगा, उसको जब तक फ्यूल नहीं मिलेगा इन द शेप ऑफ फूड, वो काम नहीं करेगा, उसकी एफिशिएंसी डाउन हो जाएगी। आपकी ज़हनी तसल्ली तो हो रही होगी कि मैं पढ़ रहा हूँ, बट एक्चुअली आप गेन नहीं कुछ कर रहे होते, या उतना गेन नहीं कर रहे होते जो एक पीसफुल फ्रेश माइंड कर सकता है। तो हमें इसका ख्याल रखना है। हम एग्जाम टेक्निक्स में रीडिंग टाइम को कैसे यूटिलाइज करना है उस पर बात करेंगे। एग्जाम टेक्निक्स में टाइम वेस्टेज से बचना, ये सबसे की थिंग होती है। थ्योरी में टाइम वेस्टेज से बचने का तरीका है 10 नंबर का सवाल 18 मिनट में वाइंड अप करके आगे चलो। दिस इज द ओनली टेक्निक टू अवॉइड टाइम वेस्टेज इन थ्योरी पेपर। टाइम मैनेजमेंट बेहतर करने के लिए घड़ी देख कर चलोगे, 10 नंबर का सवाल 18 मिनट के अंदर वाइंड अप करके आगे जाना है, ना 18 से कम ना 18 से ज़्यादा। न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है, उसमें एक ही असूल है, फंस के टाइम ज़ाया नहीं करना। जहाँ किसी स्टेप पे फंसने लगो अजम्पशन लो, आगे चलो। हमारे बच्चे न्यूमेरिकल पेपर में फेल होते हैं जब वो परफेक्ट करने के लालच में जाते हैं। क्योंकि एक स्टेप नहीं समझ आ रहा, उसी पे बैठ जाएंगे, 10, 15, 20 मिनट लगा देंगे। हालांकि हमने देखा 1 नंबर, आधा नंबर, 1.5 नंबर, इतना सा स्टेप होता है। डोंट बी अफ्रेड ऑफ लूजिंग मार्क्स। एक स्टेप नहीं आता, 1-1.5 नंबर लूज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 100 में से 50 लेके पास होने, इसका मतलब इवन इफ यू लूज 50 यू विल स्टिल पास। तो डोंट वरी, 1-2 नंबर 5 नंबर छूटते हैं, नहीं समझ आ रही तो उसकी वरी नहीं करनी। वरी करनी है जो आता है, जो स्टेप आते हैं वो करें, जो सवाल आते हैं वो करें। सो हमने थ्योरी में, और थ्योरी में फेलियर की वजह 10 नंबर का सवाल पे 25 मिनट या 30 मिनट लगा देना, क्योंकि आता बहुत कुछ था, 2 किताबें गलती से पढ़ ली थी, तो भाई जो आता सब छापने के चक्कर में लग गए। तो भाई 10 नंबर के पीछे आधा घंटा लगा दोगे तो 10 में से 15 नंबर नहीं मिल जाने।
मिलने 10 में से वही 5.5, 6, 7 इतने ही मिलने हैं, ज़्यादा नहीं मिलने। 10 नंबर के सवाल पे 18 लगाओगे, डिपेंडिंग अपॉन द क्वालिटी 5, 6, 7 नंबर मिलेंगे। 10 नंबर के सवाल पे 35 मिनट भी लगा दोगे तो आधा नंबर बढ़ जाएगा, 0.75 नंबर बढ़ जाएगा। तो एडिशनल आपने 17-18 मिनट लगाए, कमाया गया उसमें आधा नंबर, पौना नंबर, दैट्स इट, विच इज नॉट वर्थ इन्वेस्टिंग। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। थ्योरी में टाइम नाप के और न्यूमेरिकल में कहीं फंस के टाइम ज़ाया नहीं करना, क्योंकि थ्योरी में तो आप नहीं हो, नॉर्मली आपको आ रहा होता है या कम आता है या ज़्यादा आता है। ज़्यादा से बचना है, कम से भी बचना है, उसको भी मैं गाइड करूंगा। कम भी नहीं लिखना होता, उससे कैसे बचना है उस पर हम बात करेंगे। अच्छा, ये मैंने जैसा कहा टेक्निक्स पे इंशाअल्लाह हम मजीद आगे चल के बात करते चलेंगे, लेकिन एक सिर्फ जुमला मैं टेक्निक के बारे में कह दूं कि मेरे हिसाब से तकरीबन किसी बच्चे के पास और फेल में तकरीबन 50% रोल उसकी प्रिपरेशन का होता है, 50% रोल उसकी एग्ज़ाम टेक्निक्स का, परफॉर्मेंस का होता है। अच्छे खासे प्रिपेयर्ड बच्चे फेल हो जाते हैं एग्जाम में बिकॉज दे फेल टू परफॉर्म, दे फेल टू मैनेज देयर टाइम, दे फेल टू कंट्रोल देमसेल्फ इन द एग्जाम। जो मैंने बातें की ना कि फंस के टाइम नहीं ज़ाया करना, फंसेंगे टाइम ज़ाया करेंगे, रिजल्टेंटली 15-20 नंबर का पेपर छूटेगा। थ्योरी में जो दिल में आएगा लिखते जाएंगे, जितना आता है लिखते जाएंगे, टाइम का ख्याल नहीं रखेंगे, रिजल्टेंटली वहाँ पे भी 5-10-15 नंबर का पेपर छूट जाएगा। इस तरह की गलतियाँ जो बच्चे वहाँ पे एग्जामिनेशन हॉल में अपने आप को कंपोज नहीं रख पाते, परफॉर्म नहीं कर पाते, वो फेल हो जाते हैं। एंड मैंने अक्सर क्लास में कहता हूँ कि मैं कितनी ऐसे बच्चों से मिलता हूँ जो खुद एडमिट करते हैं कि उन्होंने अपने हॉस्टल मेट, क्लासमेट को पढ़ाया और वो पास हो गया, और जिसने पढ़ाया था पढ़ाने वाला फेल हो गया। तो डेफिनेटली पढ़ाने वाले के पास नॉलेज ज़्यादा था, लेकिन पढ़ने वाला पास हुआ, पढ़ाने वाला फेल हुआ। उसकी वजह क्या है? एग्जाम टेक्निक्स। कि जो जिसने पढ़ा था, जिस बच्चे ने, उसने नॉलेज कम था लेकिन एग्जाम में अच्छा काम किया, लेकिन जो पढ़ाने वाला था उसका नॉलेज ज़्यादा था, उसने एग्जाम में गड़बड़ कर दी, मैनेज नहीं कर पाया, फेल हो गया। ठीक है, तो एग्जामिनर को नहीं पता होता आपने पीछे कितना पढ़ा है, कम पढ़ा है, ज़्यादा पढ़ा है। एग्जामिनर को सिर्फ वही पता लगता है जो आपने पेपर पे लिखा है। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आप पेपर पे सही लिखें और कंप्लीट लिखें। ठीक है जी। तो ये जी बातें थी थोड़ी सी हमारी टेक्निक्स के बारे में, सब्जेक्ट के डूज एंड डोंट्स के बारे में। कोई सवाल किसी बच्चे के ज़हन में यहाँ तक कोई सवाल हो, हमारे पढ़ना कैसे है, चलना कैसे है, कोई बात जो आप करना चाहते हो जी, एनी क्वेश्चन? अच्छा जी, हम अपना पहला चैप्टर फाइनेंशियल एनालिसिस के एरिया से शुरू करते हैं, और वह है इंट्रोडक्शन टू प्रोजेक्ट अप्रेजल। ये हमारे सिलेबस का सबसे, मैं कहूँगा, अहम एरिया है। एक तो डेफिनेटली लॉन्ग क्वेश्चन इस पेपर से, इस टॉपिक से आना ही आना है, और इसका लॉन्ग क्वेश्चन भी ज़रा सबसे बड़े वाला लॉन्ग क्वेश्चन होता है। जैसे ये लॉन्ग क्वेश्चन में सबसे हैवी क्वेश्चन 14, लॉन्ग क्वेश्चन में सबसे हैवी क्वेश्चन 15। यहाँ पे तकरीबन बराबर है, बहुत बड़ा नहीं लेकिन बराबर है। आगे चलो, लॉन्ग क्वेश्चन में सबसे हैवी क्वेश्चन, सबसे हैवी क्वेश्चन, सबसे हैवी क्वेश्चन। तो एक चीज़, तो यहाँ से इसकी सिग्निफिकेंस हाईलाइट होगी। यहाँ पे सेकंड नंबर पे हाईएस्ट मार्क्स है यहाँ पे, लेकिन एवरेज देखो तो इस टॉपिक पे 15-16 नंबर का सवाल हमें पड़ा है। तो पहली अहमियत की रीज़न, भाई इस टॉपिक से, इस चैप्टर से सबसे बड़ा क्वेश्चन हमें आता है एग्जाम में। और दूसरी इस टॉपिक की अहमियत की वजह कि इस टॉपिक में हमारी फाउंडेशन बननी है अगले 2-3 चैप्टर जो हमने पढ़ने हैं उनकी। इस चैप्टर में हम कुछ ऐसी टेक्निक्स सीखेंगे जो कि सिर्फ इसी चैप्टर में इस्तेमाल नहीं होनी, वो आपकी कॉस्ट ऑफ फाइनेंस के चैप्टर में भी काफ़ी यूज़ होने वाली हैं। और मे भी कहीं ना कहीं इनमें जो टर्म्स हम सीखेंगे उनका जिक्र कोई यहाँ पे भी थोड़ा बहुत आ सकता है, और बाकी इनमें भी उनका कोई ना कोई थोड़ा बहुत जिक्र आ सकता है। ज़्यादातर इस्तेमाल इस यहाँ पे टेक्निक सीखेंगे वो इस चैप्टर में है, लेकिन बाकी चैप्टर में भी कुछ ना कुछ उसका यूज़ होगा। तो ये चैप्टर हम पढ़ते हैं अपनी फाउंडेशन फाइनेंस की बिल्ड करने के लिए। ना सिर्फ इस चैप्टर को तैयार करेंगे बल्कि अगले टॉपिक्स की फाउंडेशन भी इसी चैप्टर से निकलने वाली है। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये हमारे सिलेबस का सबसे अहम चैप्टर है, नंबर ऑफ रीजंस की वजह से।
प्रोजेक्ट अप्रेजल में हम पढ़ने क्या जा रहे हैं? अगर आपको याद हो, कल मैंने आपको बताया था कि ये सब्जेक्ट हमारा है फाइनेंशियल एनालिसिस का, जिसमें हम डिसीजन लेना सीखते हैं रिलेटिंग टू फाइनेंस। फाइनेंशियल एनालिसिस इसका नाम हमारे सिलेबस में रखा गया है, लेकिन नॉर्मली ये सब्जेक्ट जो हम कहते हैं ना बाय नेचर एकेडमिकली जो उसको डिफरेंट किताबों में लिखा जाता है, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट है ये सब्जेक्ट, जिसको हमारे सिलेबस में फाइनेंशियल एनालिसिस कहा जा रहा है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट के ये टॉपिक्स हैं जो हम पढ़ने जा रहे हैं, सवाए इसके बजटिंग हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट में नहीं आता, लेकिन बहरहाल इसके हमारे 5 चैप्टर फाइनेंशियल मैनेजमेंट में है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम फाइनेंसिंग डिसीजन लेना पड़ते हैं। फाइनेंसिंग डिसीजंस हमने लेने सीखने हैं, और उन फाइनेंसिंग डिसीजन में 2 ब्रॉड कैटेगरीज का मैं जिक्र करता हूं, होते तो और भी हैं लेकिन 2 ब्रॉड कैटेगरीज। एक फ्रॉम वेयर एंड हाउ टू रेज न्यू फाइनेंस, और दूसरा वेयर टू इन्वेस्ट फाइनेंस। पैसा कहां से, अगर हमारे कारोबार को पैसा चाहिए, कहां से और कैसे रेज करें। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पैसा कहां से और कैसे रेज करें, इसको भी डिस्कस किया जाता है, और पैसे को कहां इन्वेस्ट किया जाए, ये भी हमारे फाइनेंसिंग डिसीजंस का एक अहम एस्पेक्ट है। और भी एस्पेक्ट है जैसे मैंने कहा, लेकिन उनकी डिटेल में हम अभी नहीं जाते। हमारे कैप 6 के सिलेबस में मेजर डिस्कशन इन्हीं 2 सवालों के गिर्द घूमेगी। एक सवाल ये हो गया और एक सवाल ये हो गया। कैपिटल इन्वेस्टर अप्रेजल जो हमारा टॉपिक है वो इस सवाल के जवाब में है। कैपिटल इन्वेस्टर अप्रेजल में हम सीखेंगे कि वेयर टू इन्वेस्ट फाइनेंस, ये डिसीजंस कैसे लिए जाएंगे। इसमें हम डिस्कस करेंगे हाउ टू evaluate feasibility of capital projects, how to select most financially beneficial project. तो कैपिटल इंट्रोडक्शन टू कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में हम ये चीज़ें सीखने जा रहे हैं कि हमें किसी कारोबार में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, हम ये कैसे एवैल्यूएट करें। कैपिटल प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट की फिजिबिलिटी को, फाइनेंशियली हमारे लिए वायबल है या नहीं, ये कैसे एवैल्यूएट करें। और अगर हमारे पास एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट की ऑप्शंस हैं तो उसमें से बेस्ट प्रोजेक्ट को, मोस्ट फाइनेंशियली बेनिफिशियल प्रोजेक्ट को कैसे चूज किया जाए। यह है हमारे चैप्टर का स्कोप। हम कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल चैप्टर 1 जो फाइनेंशियल एनालिसिस का है, उसमें ये 2 सवालों के जवाब पे फोकस करने जा रहे हैं। इनका जवाब इंशाअल्लाह जब हम ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे तो हमें आ चुका होगा। कैपिटल प्रोजेक्ट हमने देखने हैं, एंड यू शुड रिकॉल कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का डिफरेंस। ये बेटा चैप्टर मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप में सबसे शेयर कर लिया हुआ है, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा किताब शायद नेक्स्ट वीक आएगी, तो जब तक किताब नहीं है, मे बी शायद अगले 1.5 से 2 हफ्ते का जो मटेरियल है मैंने आपसे ग्रुप पे शेयर कर लिया है। और ये जो मैंने प्रेजेंटेशन जो अभी मैं आपसे शेयर कर रहा था वो भी मैं ग्रुप में आपसे शेयर कर चुका हूँ, क्योंकि किसी बच्चे ने कहा था कि उसकी विजिबिलिटी शायद इतनी नहीं रही थी, तो मैंने जो एनालिसिस वगैरह जितने थे आपसे अभी शेयर किए, जो डूज एंड डोंट सारी बातें थी वो मैंने सारी स्लाइड्स आपसे रात को शेयर कर ली थी। अच्छा जी, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये फ़र्क हमें सबको पता है। क्या फ़र्क है जी, कौन बताएगा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, व्हाट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जी बेटा।
इंडस्ट्री बना रहे होते हैं, स्किल्स मेंटेन कर रहे होते हैं, और इसके अलावा ये प्रेजेंट में होते हैं जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं, जो कैपिटल होते हैं वो फ्यूचर के लिए। दिस इज मोर रेलिवेंट, अमाउंट छोटी बड़ी होना शायद रेलिवेंट नहीं है। ये आपने जो दूसरा पॉइंट बताया ज़्यादा बेहतर है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर है जिसका बेनिफिट हमें इमीडिएट शॉर्ट टर्म में मिल रहा होता है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर वो अमाउंट, वो इन्वेस्टमेंट है, वो स्पेंडिंग है जिसका बेनिफिट हमें लॉन्ग टर्म में, अगले 1 साल से ज़्यादा अरसे में उसका बेनिफिट हमें मिलना है। सो कैपिटल एक्सपेंडिचर जनरली हम कैपिटल एसेट्स की डेफिनेशन ही वहीं से निकली हुई है। कैपिटल एसेट से मुराद ही वो एसेट है जिनसे बेनिफिट हमें अगले कई सालों में आना है, और कैपिटल एसेट्स को हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डे टू डे रूटीन एक्सपेंडिचर, बिजली का बिल, सैलरी स्टाफ की देना, इस तरह के, या बिल्डिंग का किराया देना, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है जिनका बेनिफिट हमें जैसे जैसे हम खर्चा कर रहे हैं साथ साथ मिलता जाता है। कैपिटल एसेट में ऐसा नहीं होता, खर्चा आज किया, बेनिफिट अगले 4, 5, 6 सालों में, 10 सालों में आना है, क्योंकि आज हमने एक मशीनरी ले ली, अगले 5 साल इस्तेमाल करना है, दिस इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन बिजली इस्तेमाल की, उसका बिल पे, ये तो भाई इस्तेमाल पे किया, बिल इस्तेमाल किया, बिल किया, आगे पीछे हो गया, तो साथ ही जितने पैसे दिए इस्तेमाल हो गए, खत्म होगी कहानी। हमारा फोकस इस चैप्टर में कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर है। कैपिटल एक्सपेंडिचर पे इतना फोकस हमें करने की ज़रूरत क्यों है? हमें एक पूरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बिजली का बिल कम दें ज़्यादा दें, सैलरी को कम करें ज़्यादा करें, इस पर तो कोई चैप्टर नहीं हमने लिखा हुआ। लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर हमें एक चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत क्यों है? वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट, वाई इट इज़ क्रिटिकल? जी बेटा। लॉन्ग टर्म, जी, हमारा फैसला जो भी हम लेंगे उसके असरात लॉन्ग टर्म में होते हैं। फैसला अच्छा होगा तो उसके फ्रूट्स हमें लॉन्ग टर्म में कई सालों तक आएंगे, और फैसला गलत ले लिया तो कई सालों तक भुगतना भी पड़ेगा। इसलिए वी हैव टू बी केयरफुल व्हाइल टेकिंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन। पूरा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, और बाय द वे जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं ये इंट्रोडक्शन है। इस चैप्टर को पढ़ने में हमारे को 15-16 लेक्चर शायद लग जाएंगे, मे बी इससे ज़्यादा, लेकिन ये अभी हम इतने लेक्चर में सिर्फ इंट्रोडक्शन ही पढ़ेंगे। डिटेल में डेप्थ इस चैप्टर की आप इंशाल्लाह बीएफडी में जब जाएंगे वहां पे आप पढ़ पाएंगे, ठीक है। तो ये इंट्रोडक्शन है पूरा। अब इस चैप्टर का नाम ही इंट्रोडक्शन टू कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, यही था ना नाम? क्या था हमने पढ़ा था अभी नाम? चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू प्रोजेक्ट अप्रेजल। ये इंट्रोडक्शन है, कंप्लीट डिटेल नॉलेज इसका हमने इंशाल्लाह बीएफडी में लेना है, वहां पे मिलेंगे तो वहां पे हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो जनाब, पहली रीज़न, कैपिटल प्रोजेक्ट अप्रेजल के लिए हमें मेहनत करने की, टेक्निक को सीखने की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि ये लॉन्ग टर्म डिसीजंस होते हैं। जो फैसला आज करेंगे इसके असरात हमें कई सालों तक भुगतने पड़ेंगे। रीज़न नंबर 2, लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स आर इन्वॉल्व। बड़ी अमाउंट के फैसले होते हैं, तो बड़ी अमाउंट के फैसले सोच समझ के करने चाहिए, क्योंकि हमें फाइनेंस कहीं से अरेंज करना है, और फाइनेंस को अरेंज करके इन्वेस्ट करना है। अगर हमने गलत डिसीजन लिया तो हमारी काफ़ी बड़ी अमाउंट स्टकअप हो जाएगी। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में इतनी क्रिटिकल इश्यूज होते नहीं हैं। अच्छा जी, हमने जो अपने सिलेबस में हमारी जो टेक्निक्स हैं, कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल कह लें, कैपिटल प्रोजेक्ट अप्रेजल कह लें, एक ही बात है। तो हमारे सिलेबस में जो प्रोजेक्ट अप्रेजल के लिए जो टेक्निक्स हैं, बेसिक टेक्निक में एक टूल हम पढ़ेंगे, और एडवांस टेक्निक्स में जिसको हम डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक कहते हैं, डिस्काउंटिंग से सब फेमिलियर है ना आप लोग? तो उन टेक्निक्स में जिसमें डिस्काउंटिंग यूज़ की जाती है, एनपीवी आईआरआर से आप फेमिलियर हैं, ठीक है। तो एनपीवी, आईआरआर एंड डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड, ये 3 मेथड्स हम एडवांस टेक्निक्स में पढ़ते हैं। तो इन टोटल हमारे सिलेबस में यहाँ पे 4 मेथड्स हैं। बीएफडी में जाएंगे तो इन 4 के अलावा भी 2 तो कम से कम मेरे ज़हन में आ रहे हैं, 2 तो कम से कम और ज़रूर ऐड हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन फिलहाल हमारे सिलेबस में ये 4 मेथड्स है, कैफ में, कैफ 6 में जो हम पढ़ रहे होंगे इंशाअल्लाह। और हमारा पढ़ने का अंदाज रहेगा, बेसिक मेथड से डिस्कशन स्टार्ट करेंगे और फिर एडवांस मेथड्स की तरफ जाएंगे। ये सारे मेथड्स हैं कैपिटल प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट की फिजिबिलिटी कैसे टेस्ट की जाए। इन सब का काम एक तो यही है, प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट की फिजिबिलिटी कैसे टेस्ट की जाए, और दूसरा काम ये कभी एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट हैं तो उनमें से बेहतर प्रोजेक्ट को कैसे सेलेक्ट किया जाए। ये दोनों काम ये हमें हर टूल अपने तरीके से करके देता है। हम इसको अप्लाई करेंगे, इससे भी ये दोनों काम हो जाएंगे। हम इसको अप्लाई करेंगे, इससे भी दोनों काम होंगे, इससे भी होंगे, इससे भी होंगे। फिर बेहतर कौन सा है उस पर भी बात कर देंगे आगे चल के।
फिलहाल हम वन बाय वन सारे टूल्स को पढ़ना शुरू करते हैं। पेबैक पीरियड मेथड सबसे आसान, सबसे बेसिक टूल। पेबैक से मुराद है, बेटा ये आपका बैग है, उठा लेते हैं। पेबैक से मुराद है पे बैक, आपने जो इन्वेस्टमेंट की वो कितने अरसे में इन द शेप ऑफ अर्निंग वापस आएगी। क्योंकि आप किसी कैपिटल एसेट में जो इन्वेस्टमेंट करते हो दैट इज फॉर अर्निंग, दैट इज फॉर रिटर्न। पे बैक पीरियड मेथड कहता है किसी इन्वेस्टमेंट के पे बैक से मुराद, किसी इन्वेस्टमेंट के पे बैक से मुराद है कि किसी प्रोजेक्ट में जो इन्वेस्टमेंट की गई वो इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट की अर्निंग से कितने अरसे में वापस आई। ये है पे बैक पीरियड। किसी प्रोजेक्ट में जो इन्वेस्टमेंट की, प्रोजेक्ट की अर्निंग से वो इन्वेस्टमेंट हमें कितने अरसे में वापस मिली। दिस इज द पे बैक पीरियड ऑफ अ प्रोजेक्ट। पे बैक पीरियड मेथड क्या कहता है कि भाई आपने जिस प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी असेस करनी है उस प्रोजेक्ट का पे बैक पीरियड एस्टिमेट कर लीजिए। अब यहां पे हम वर्ड एक चीज ज़हन में रखनी है बेटा, ये जो हम पढ़े हैं ना कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल टेक्निक, ये डिसीजन मेकिंग की टेक्निक है। एम आई राइट? ये डिसीजन मेकिंग की टेक्निक है। डिसीजन मेकिंग आप कैप 3 में पढ़ के आए हो कि एक प्रोडक्ट की प्राइस क्या रखनी है, प्रोडक्शन ए बी सी में से किसकी करें, किसी ने करें, मेक और बाय डिसीजन, फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन। डिसीजन वहां पे भी किए थे आपने, बट वो कहलाते थे शॉर्ट टर्म डिसीजन। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम जो डिसीजन मेकिंग पढ़ते हैं वो शॉर्ट टर्म डिसीजन है कि आज फैसला किया, कल उसका हमें फायदा नुकसान मिल गया। आज प्राइस सेट की, कल बेचना शुरू कर दिया। आज प्रोडक्शन प्लान बनाया, कल से प्रोडक्शन शुरू होगी, क्योंकि उसमें हम अगले एक महीने की, अगले क्वार्टर की या अगले एक साल की प्रोडक्शन प्लानिंग कर रहे होते थे, प्राइसिंग डिसीजन कर रहे होते थे। दैट वाज शॉर्ट टर्म डिसीजन। ये भी डिसीजन मेकिंग है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, बट ये लॉन्ग टर्म डिसीजन कहलाते हैं क्योंकि हम इसमें जो फैसला कर रहे हैं उस फैसले के असरात अगले कई सालों तक आने हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर की डेफिनेशन ये है कि कैपिटल एसेट में इन्वेस्टमेंट, और कैपिटल एसेट है ही वो जिससे बेनिफिट्स अगले कई सालों तक आने हैं। तो कैपिटल एसेट में जो कि बेनिफिट अगले कई सालों तक आने होते हैं, इसीलिए हम कैपिटल इन्वेस्टमेंट में जो कैपिटल एसेट में इन्वेस्टमेंट डिसीजंस जो होते हैं उनको हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन कहते हैं या लॉन्ग टर्म डिसीजन कहते हैं। डिसीजन लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म हो, होता वो फ्यूचर के बारे में। ये तो क्लियर है ना? एंड फ्यूचर इज ऑलवेज बेस्ड ऑन एस्टिमेट। फ्यूचर का एक्चुअल डाटा तो हमारे पास होता ही नहीं। हमने जब शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग भी किया था, हम अंदाजा लगाते थे ना भी प्रोडक्ट ए की डिमांड इतनी होगी, बी की इतनी होगी, सी की इतनी होगी, प्रोडक्ट ए से कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इतना होगा, बी से इतना होगा, सी से इतना होगा, तो हमें किस प्रोडक्ट को कितने यूनिट्स बनाने हैं। हम फ्यूचर के बारे में एस्टिमेटेड डाटा से प्रोडक्शन प्लानिंग करते थे, फ्यूचर के डाटा को लेकर डिसीजन मेकिंग करते थे। यहां पे भी वही होने जा रहा है। हमने लॉन्ग टर्म डिसीजन लेने हैं, तो डिसीजन है, डिसीजन तो फ्यूचर के बारे में है, और डिसीजन के लिए जो डाटा इस्तेमाल किया जाता है वो हमेशा एस्टिमेटेड होता है, क्योंकि फ्यूचर तो अभी हैपन होना है। माजी जो गुजर चुका है सिर्फ उसका एक्चुअल डाटा अवेलेबल होता है, और डिसीजन मेकिंग माजी के बारे में नहीं होती है, डिसीजन मेकिंग फ्यूचर के बारे में होती है। तो यहां पे जनाब हम पे बैक पीरियड की बात कर रहे थे, ये लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग है। हमें पे बैक पीरियड कहते हैं कि आप अंदाजा लगा लो किसी प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी चेक करने के लिए कि वो प्रोजेक्ट कितने अरसे में आपकी ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट वापस करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एक प्रोजेक्ट में जिसकी फिजिबिलिटी कर रहे हो उसके सालाना जो उसके बेनिफिट्स हैं वो इक्वल है, अगर इवन से मुराद इक्वल, इवन या इक्वल। अगर आप किसी ऐसे प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी कर रहे हो जिससे सालाना जो रिटर्न आनी है, जहां पे एक और कीवर्ड हाईलाइट कर लीजिए, सालाना रिटर्न को हम कैश रिटर्न की सूरत में मेजर कर रहे हैं, उससे सालाना रिटर्न बराबर आनी है, तो आप पे बैक पीरियड ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो, इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी है और सालाना कैश रिटर्न कितनी आएगी। जैसे एक्टिविटी 1 में इनिशियल इन्वेस्टमेंट 1 लाख, सालाना कैश रिटर्न 25,000, तो हम कैलकुलेट करेंगे हमारा पे बैक कितना है भाई, 4 years। एंड इसी तरह अगर सालाना अगर इन्वेस्टमेंट 1 लाख और सालाना रिटर्न 35,000 होगी, तो हम पे बैक कैलकुलेट करेंगे अपना कितना जी, 2.85।
ईयर्स। ये है जी पे बैक पीरियड कैलकुलेट करना। अगर आप किसी ऐसे प्रोजेक्ट का पे बैक पीरियड कैलकुलेट करना चाह रहे हैं जिसका आपने अंदाजा लगाया है कि हमारे उसके सालाना, उससे जो इनकम आनी है सालाना वो बराबर होगी, अगर सालाना इनकम बराबर है तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट ओवर सालाना कैश रिटर्न, हर साल 25 आना है तो 1 लाख पूरा होने में कितना टाइम लगेगा? 4 साल। अगर हर साल 35 आना है तो 1 लाख पूरा होने में कितना टाइम लगेगा? 2.85 ईयर्स। पे बैक पीरियड, इसमें ख्याल रखना होता है कि किसी कारोबार से कितनी रिटर्न आ रही है। अभी तक आपने किसी कारोबार से रिटर्न को मेजर करने के लिए जो टर्म सीखी हुई है वो प्रॉफिट है, बट यहां पे मैं प्रॉफिट नहीं ले रहा, मैं कैश ले रहा हूं। ये फर्क ध्यान में रखना है। पे बैक पीरियड प्रॉफिट रिटर्न को प्रॉफिट से मेजर नहीं करता, पे बैक पीरियड रिटर्न को कैश से मेजर करता है। एंड बाय द वे, वैसे तो आपने प्रॉफिट से कैश फ्लो बनाना पूरा अलग चैप्टर आपने अकाउंटिंग में पढ़ लिया होगा अपने ख्याल में, बट यहाँ पे वो नॉलेज आपको नहीं चाहिए। आपको कैश फ्लो और प्रॉफिट का फ़र्क बताना चाहिए। और इधर ज़िंदगी हमारी बड़ी आसान रहेगी। हमें हो सकता है एग्जामिनर कैश ही दे दे, रिटर्न सालाना कैश रिटर्न क्या है, तो कैश रिटर्न लेके सवाल हल हो जाएगा। और अगर वो प्रॉफिट दे देगा तो प्रॉफिट से कैश में कन्वर्ट होने के लिए हमें कैश फ्लो नहीं बनानी होती। यहाँ पे एक सिंपल इक्वेशन होती है, मैं अगली स्लाइड में आपको बता दूंगा। बस आपको अलर्ट रहना है कि हमें जब भी पे बैक पीरियड कैलकुलेट करना है हमें सालाना रिटर्न कैश में मेजर करनी होती है कि हमने हमारी, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि जेब से जो पैसा गया है वो पैसा वापस कितनी देर में आया। पे बैक, क्योंकि जब इन्वेस्टर कारोबार में कोई प्रोजेक्ट खरीदेगा तो प्रोजेक्ट खरीदने के लिए उसको कैश पे करना पड़ता है ना, तो उसको कैश की वापसी से गर्ज है। प्रॉफिट्स आर नॉट स्पेंडेबल, क्योंकि प्रॉफिट में तो बहुत सी नॉन कैश आइटम्स भी होती हैं। प्रॉफिट्स मे नॉट बी अवेलेबल फॉर स्पेंडिंग। हमारी फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कैश रिटर्न की अहमियत बहुत ज्यादा है, क्योंकि इसकी वजह आपको बता दूं, आगे चल के हमने एक दो चैप्टर पढ़ने, वहां पे भी ये बात आएगी। दुनिया में कितने ही ऐसे कारोबार हैं जो कि हाईली प्रॉफिटेबल होते हैं, बहुत मुनाफा कमा रहे हैं। किताबें देखो तो मुनाफियों की लाइनें लगी हुई हैं, सालाना सेल बढ़ती जा रही है, मुनाफा सालाना बढ़ता जा रहा है, लेकिन 2 साल बाद कंपनी ठप होगी, बंद होगी। वजह क्या थी भाई? सेल तो बहुत की, मुनाफा तो बहुत कमाया, बट वो सारे का सारा पैसा डेटर्स के उधार में फंसा रह गया। डेटर से पैसा ही नहीं वापस ले पाए ताकि हम तनख्वाहें दे पाएं, डेटर से पैसा ही नहीं ले पाए ताकि हम अपने सप्लायर को रॉ मटेरियल की पेमेंट कर पाएं। तो प्रॉफिट इज नॉट द मेजर ऑफ सक्सेस, कैश जनरेशन इज द मेजर ऑफ सक्सेस। कैश कितना कमा रहे भाई, इसीलिए कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाई जाती है। प्रॉफिट के साथ कैश फ्लो स्टेटमेंट भी बनाई जाती है, जिसमें आप देखते हो कैश जनरेटिंग फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से एक तो प्रॉफिट कमा लिया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया, वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से प्रॉफिट रिटर्न है, लेकिन दैट इज नॉट वेरी यूजफुल इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट। वहां पे हम इसको सेकेंडरी उसकी वैल्यू रखते हैं, प्राइमरी वैल्यू कैश की होती है। कैश कितना कमाया उसकी बात करो, क्योंकि दैट इज द थिंग दैट विल कीप यू गोइंग। कैश अगर है तो कंपनी चलेगी, कैश नहीं है, प्रॉफिट जितना मर्जी हो, कंपनी बंद हो जाती है। और कितनी ही कंपनीज ऐसी हैं जो प्रॉफिट्स में होने के बावजूद बंद हुई हैं, इसलिए कैश रिकवर करने में नाकाम रहे। सो इसलिए कैश की रिकवरी देखी जाती है। पे बैक पीरियड में कितनी इन्वेस्टमेंट की, सालाना कितनी रिकवरी होगी, ये फार्मूला हम इस्तेमाल करते हैं जब हमारा कैश फ्लो इक्वल है सालाना। और जब कैश फ्लो इक्वल नहीं है सालाना, तो फिर हम इस तरह का टेबल बना के मामला हल कर लेते हैं। जैसे ये भी एक प्रोजेक्ट है जिसमें इन्वेस्टमेंट है 90 मिलियन की, और पहले साल में यहां से हम ये सारे कैश फ्लोज हैं। पहले साल में 40 मिलियन, फिर दूसरे साल में 30 मिलियन, तीसरे साल में 20 मिलियन, चौथे साल में 20 मिलियन, पांचवें में 20, और 5 साल बाद प्रोजेक्ट की लाइफ खत्म हो जाएगी। रेजिडुअल वैल्यू से मुराद होता है कि प्रोजेक्ट लाइफ खत्म होने पे कैपिटल एसेट्स को स्क्रैप में बेच के जो पैसा मिला, कैपिटल एसेट को प्रोजेक्ट की कंप्लीशन पे बेच के जो पैसा मिलता है स्क्रैप में, उसको हम रेजिडुअल वैल्यू कहते हैं। ठीक है, जिसको स्क्रैप वैल्यू भी कह सकते हैं, रेजिडुअल वैल्यू भी कह सकते हैं। तो जनाब ये एक प्रोजेक्ट की कहानी हमें बताई गई है। अब इस प्रोजेक्ट में हमारी सालाना रिटर्न इक्वल नहीं है। अब इस केस में वो फार्मूला पे बैक के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता,
तो इस केस में हम फिर एक टेबल बनाते हैं जिसमें हम क्यूमुलेटिव कैश फ्लो का एक कॉलम बिल्ड कर लेते हैं। क्यूमुलेटिव कैश फ्लो का कॉलम बिल्ड कैसे होता है, आप हर स्टॉप के ऊपर देख लो आपकी कैश पोजीशन क्या इन्वेस्टर की। जैसे जब प्रोजेक्ट शुरू हुआ तो इन्वेस्टर की जेब से 90 मिलियन प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट हुआ, तो इन्वेस्टर की पोजीशन है 90 मिलियन नेगेटिव। एक साल गुजर गया, 90 में से 40 रिकवर हो गया, तो 90 माइनस 40, व्हाट इज नेक्स्ट पोजीशन 50 नेगेटिव। एक और साल गुजरा, 50 में से 30 मजीद रिकवर हो गया, नाउ व्हाट इज नेक्स्ट पोजीशन 20 माइनस स्टिल नेगेटिव। एक और साल गुजरा, 20 रिकवर हो गया, तो 20 माइनस 20 रिकवरी पूरी होगी। तो हम क्या कहेंगे, हमारा पे बैक कितना है, पे बैक इज 3 years। जब आपके कैश फ्लोज अनइवन होते हैं तो फिर आप क्यूमुलेटिव कैश फ्लो का कॉलम बनाते हैं और इस कॉलम में आप हर इंटरवल के ऊपर अपनी कैश पोजीशन देख लेते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे, जब आपने इन्वेस्टमेंट की, योर कैश पोजीशन इज 90 नेगेटिव। एक साल में आपको 40 की रिटर्न आ गई, नाउ योर नेट पोजीशन इज 50 नेगेटिव। एक और साल गुजरा, 2 साल गुजर गए, अब दूसरे साल में 30 की रिटर्न मजीद आ गई, योर नेट पोजीशन इज 20 नेगेटिव। तीसरे साल में 20 की रिटर्न आ गई, नाउ योर कैश पोजीशन इज स्क्वायर, 0 हो गई है। इसका मतलब आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट 90 जो थी वो 3 साल में रिकवर होगी। योर पे बैक पीरियड ऑफ दिस प्रोजेक्ट ए का पे बैक पीरियड इज 3 years। अभी हम सिर्फ पे बैक पीरियड कैलकुलेट करना सीख रहे हैं। इवन कैश फ्लोज हो तो कैसे कैलकुलेट किया, ये फार्मूला हमने डिस्कस किया। अनइवन कैश फ्लोज हो तो कैसे कैलकुलेट किया, ये टेबल हमने यूज किया। पे बैक पीरियड कैलकुलेट करना सीख रहे हैं, इसकी मदद से डिसीजंस कैसे लेने हैं उस पर हम बात बाद में करेंगे। कि भाई कैलकुलेट तो करना सीख लिया, अब इससे में पता क्या लगा हमें इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं करनी, ये फैसला कैसे करना है, क्योंकि अल्टीमेटली तो हम ये क्यों सीख रहे हैं टूल, हाउ टू वैल्यूएट फिजिबिलिटी, प्रोजेक्ट में पैसा लगाना है कि नहीं लगाना, ये फैसला करने के लिए। ये फैसला कैसे करना है वो हमारा नेक्स्ट स्टेप है। पहला स्टेप है पे बैक पीरियड कैलकुलेट करना। इवन कैश फ्लोज कैलकुलेट करना सीखा, अनइवन कैश फ्लोज कैलकुलेट करना सीखा। इसकी एक एक्टिविटी अनइवन की और करते हैं जी। नेक्स्ट स्लाइड पे आइए, प्रोजेक्ट बी हमारे पास है, इसका पे बैक हम सेम अंदाज में कैलकुलेट करें। जब प्रोजेक्ट शुरू हुआ तो इन्वेस्टमेंट हुई 20 मिलियन की, हमारी नेट पोजीशन इज 20 नेगेटिव। एक साल गुजरा, 10 की रिकवरी होगी, पोजीशन इज 10 नेगेटिव। एक और साल गुजरा, 8 की रिकवरी होगी, 2 नेगेटिव। एक और साल गुजरा, 6 की रिकवरी होगी, तो नाउ इट इज 4 पॉजिटिव। अब यहां पे देखने की बात है कि हमारा पे बैक पीरियड 2 साल से ज्यादा है लेकिन 3 साल से कम है। इस केस में हमें जो प्रोपोर्शन होता है वो पे बैक पीरियड कैलकुलेट कैसे किया जाएगा, जब हमारा पार्ट ऑफ द ईयर आ रहा हो, फुल ईयर नहीं है, तो फिर हम पे बैक पीरियड कैसे कैलकुलेट करते हैं। दिस इज द फार्मूला, ईयर बिफोर फुल रिकवरी से पहले कितने साल गुजर चुके हैं जनाब, 2, प्लस अनरिकवर्ड कैश फ्लो एट द स्टार्ट ऑफ द नेक्स्ट ईयर से हमें कितना रिकवर करना है, 2, डिवाइडेड विथ फुल रिकवरी इन द नेक्स्ट ईयर 6। लीजिए जी 2.33 years हमारा पे बैक है, 2.33 years। ये बेसिक सा फार्मूला है। फुल रिकवरी से पहले कितने साल गुजर चुके हैं, इस साल में फुल रिकवरी हुई तो फुल रिकवरी से पहले 2 साल गुजर चुके हैं, ईयर बिफोर फुल रिकवरी। अनरिकवर्ड कैश फॉर द फॉलोइंग ईयर, अगले साल में रिकवर होने के लिए कितना कैश बचा है, 2, और अगले साल का फुल कैश कितना रिकवर हुआ है, 6। ठीक है जी, तो 2 + 2/6 2.33 years, ये हमारा पे बैक पीरियड है। यहां पे चूंकि हमें एमसीक्यूज भी आ सकते हैं तो उसके रेफरेंस से एक कैलकुलेशन और सीख लेना यहां पे ज़रूरी है, एक स्टेप और सीख लेना ज़रूरी है, क्योंकि एमसीक्यूज में हो सकता है वो ईयर्स और मंथ्स में बात करें। ये तो 2.33 years है ना, मंथ्स कितने, तो हम सिंपली ये जो फ्रैक्शन होती है इसको अगर हम 12 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे मंथ्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे ये बन जाता है 4 months। तो हम कह सकते हैं अगर तो हम कोई लॉन्ग क्वेश्चन कर रहे हैं ना तो हम 2.33 ईयर लिख दें, आंसर ठीक है। लेकिन अगर एमसीक्यूज में ईयर और मंथ की ऑप्शन है तो फिर हमें फ्रैक्शंस को मंथ में कन्वर्ट करके देखना पड़ेगा कि कौन सी ऑप्शन सही है, क्योंकि हो सकता है वहाँ पे कोई 2 years 3 month हो, कोई 2 year 4 month हो, तो हमें फिर
फ्रैक्शन को मंथ में कन्वर्ट करना पड़ता है, क्योंकि ये 2.33 ईयर्स आ रहे हैं, ये मंथ नहीं मेजर हो रहे। मंथ मेजर करने के लिए 0.33 ईयर्स 12 से मल्टीप्लाई किया, 4 मंथ्स है। जैसे इस एग्जाम्पल में भी देखो जरा, यहाँ पे हमने 2.85 ईयर्स निकाला था, अगर इसके भी मंथ कन्वर्ट करने हो तो 0.85 इंटू 12 तकरीबन 10 मंथ्स। 10 मंथ्स, फ्रैक्शन में जाने की जरूरत नहीं, तो ये जनाब 10 मंथ बन जाते हैं। एमसीक्यूज में आपको जो मल्टीपल मेथड्स होते हैं काम करने के पता होनी चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता एमसीक्यूज में एग्जामिनर ऑप्शन क्या दे दे। हो सकता है 2.85 ईयर्स की ऑप्शन दे, हो सकता है वो 2 ईयर्स 10 मंथ्स की ऑप्शन दे। तो आपको दोनों अंदाज में कैलकुलेशन की समझ होनी चाहिए, ताकि आप उसके मुताबिक कैलकुलेशन करके आंसर राइट टिक कर सकें। जी, पे बैक पीरियड मैथड, हमने आज जो चीज़ सीखी है, पे बैक पीरियड की डेफिनेशन क्या है और पे बैक पीरियड कैलकुलेट कैसे किया जाता है। इवन कैश फ्लोज हो तो पे बैक पीरियड प्रोजेक्ट का कैलकुलेट करने का तरीका, इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड विद एनुअल कैश बेनिफिट। अच्छा, यहां पे अपने ख्याल रखने हैं, ये सारी चीजें दोबारा मैं एक फिर याद कराऊं कि हम पे बैक पीरियड सीख क्यों रहे हैं, प्रैक्टिकली हमें इसकी क्यों जरूरत है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने के लिए कि हम किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें या ना करें, दो में से बेहतर कौन सा है, ताकि बेहतर में इन्वेस्ट कर सके, यह फैसला करने के लिए हमने पहले एवैल्यूएशन करनी है, उसके बाद इन्वेस्टमेंट करनी है। हमने इन्वेस्टमेंट अभी की नहीं है, हमने ये रिटर्न अभी कमाई नहीं है, ये भी एस्टीमेट है कि भाई इन्वेस्टमेंट करेंगे तो प्रोजेक्ट में कितने पैसे लगेंगे, ये भी एस्टीमेट है, इन्वेस्टमेंट कर देंगे तो सालाना कितना कमाएंगे, ये दोनों एस्टीमेट हैं। हमने एस्टीमेटेड इन्वेस्टमेंट ली, एस्टीमेटेड एनुअल कैश रिटर्न लिया, उस डेटा की मदद से हम पे बैक कैलकुलेट करते हैं। इवन कैश फ्लोज का केस हो या अनइवन कैश फ्लोज का केस हो, दोनों केसेस में कैश फ्लोज हमेशा एस्टीमेटेड ही होते हैं। यहां पे याद रखना है, हमें ये वर्ड लिखा कहीं नजर नहीं आएगा, कम जगह नजर आएगा, बट इट इज अंडरस्टूड कि कैश फ्लोज हमेशा एस्टीमेटेड ही होते हैं डिसीजन मेकिंग में। क्योंकि फ्यूचर के बारे में फैसला हो रहा है, हमने इनमें से अभी काम कोई किया नहीं है, हम पहले अंदाजे की बेसिस पे देखना चाह रहे हैं क्या हमें यह काम करना भी है या नहीं। तो हम उसके लिए हमने कहा जी पहला स्टेप है पे बैक कैलकुलेट कर लो, फिर फैसला करेंगे। तो आज हमने पे बैक पीरियड कैलकुलेट करना सीखा है। इंशाअल्लाह हम कल मिलेंगे तो हम पे बैक पीरियड की मदद से डिसीजन लेना सीखेंगे, फिजिबिलिटी डिसीजन या कंपैरिजन, प्रोजेक्ट में बेहतर कौन सा, उसका फैसला कैसे लिया जाता है। कल मिलेंगे इंशाअल्लाह, हम उस पर बात शुरू करेंगे। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।